नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मॉक टेस्ट 2। भाग 1 हमने पहले देख लिया था। उसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपके लिए जो भी संभावित प्रश्न जो हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, वो आपके लिए डाले थे। इस पार्ट में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, धमनियों व शिराओं सहित परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? धमनियों व शिराओं सहित परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोटीन को प्रतिस्कंदक प्रोटीन के रूप में जाना जाता है? प्रतिस्कंदक का अर्थ है यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपेरीन प्रोटीन जो होता है वह रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है और ये निकलता है यकृत से। यानी लीवर जो है इस प्रोटीन को स्रावित करता है। यकृत को ही लीवर भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाला प्रोटीन है? रक्त का थक्का बनने की हमने पूरी ही प्रक्रिया समझी हुई है। आप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जो वीडियोस हैं उनको देखें तो आपको पता लगेगा कि सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्राम्बिन और कैल्शियम से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से क्रिया करके फेब्रिन प्रोटीन बनाता है, जिससे रक्त का थक्का बन जाता है। यानी ऊपर जो लिखे हुए तीनों प्रोटीन जो हैं वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करने वाली धातु है? तो अभी अभी बताया कैल्शियम जो होती है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन का निर्माण यकृत में नहीं होता है? तो हिपेरीन अभी बताया यकृत में बनता है, फाइब्रिनोजन भी यकृत में बनता है, प्रोथ्राम्बिन भी यकृत में बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्लेटलेट्स में उपस्थित होता है, यकृत में नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन चुनिए। पहला है, धमनियों की पेशीय भित्तियां शिराओं से मोटी होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि धमनियों में उच्च रक्तदाब होता है, इस कारण इनकी भित्तियां भी जो होती है वो मोटी होती है। अगला है, निलय आलिंदों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। तो सेकंड कथन जो है आपका, निलय आलिंदों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि निलय ही आपके रक्त पर दाब लगाने का कार्य करते हैं। तो ये भी कथन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला है, सबसे बड़ी धमनी एओर्टा है। एओर्टा का मतलब ही महाधमनी होता है, महाधमनी को ही इंग्लिश में एओर्टा बोला जाता है। तो सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो एओर्टा होती है, यानी महाधमनी होती है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला है, पल्मोनरी धमनी फेफड़ों से बायां आलिंद तक रक्त पहुंचाती है। यहाँ पर धमनी नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर शिरा आएगा। पल्मोनरी शिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है और यह फेफड़ों से बायां आलिंद तक रक्त को लेकर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपवाद है शिराओं का। अगला प्रश्न है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। आरबीसी की अगर कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आयरन उसमें उपस्थित होता है, आयरन की कमी होगी और रोग होगा एनीमिया। अधिकता से जो रोग होता है वो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है,
आरबीसी की अधिकता से। अगला प्रश्न है, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? आंसर यहां पर हो जाएगा 4 ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अक्सर हमको पढ़ाया जाता है कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो बैंगनी होता है। यह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनाएगा तो इसका रंग लाल हो जाता है। मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? हम लोगों ने पढ़ा है तीनों ही कण जो होते हैं रक्त के, उनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो थाइमस ग्रंथि में भी होता है। इस वजह से दोनों यहां पर आ जाएंगे, अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। निम्न में से गलत युग्म को छांटिए। पहला ऑप्शन है सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक में, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट नहीं है दोस्तों, मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है, और मोनोसाइट जो होती है वह सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। अगला है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे कम संख्या जो होती है बेसोफिल्स की होती है। ये हमने हमारे पहले वाले वीडियोस में पढ़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एचआईवी डब्ल्यूबीसी की कौन सी कोशिका नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है? तो एचआईवी जो है वो लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, और लिम्फोसाइट ही प्रतिरक्षियों को बनाती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, यानी वो गैस हमको बतानी है जिसके प्रति हीमोग्लोबिन की बंधुता अधिकतम होती है, तो वो गैस हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों आपने सुना होगा कि कभी कभी जलती हुई अंगीठी को बंद कमरे में रखकर सोने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जलती हुई अंगीठी से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है, और हीमोग्लोबिन को जब ये गैस मिलती है तो वो केवल इसी से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। इस वजह से हमारे अंगों में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगी और धीरे धीरे अंगों में शिथिलता आ जाएगी और व्यक्ति की नींद में ही मौत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो अभी अभी बताया हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है, लेकिन जैसे ही यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है इसका रंग जो होता है लाल हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। सामान्य स्तर जो होता है 180 से 200 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। खाली पेट रक्त में ग्लूकोज का स्तर होता है, ये भी आप याद रखेंगे, 100 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml रक्त में 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की दर, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसकी पूर्ति के लिए हम श्वसन तेजी से करेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्वसन की दर जो है बढ़ जाती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है। अगला प्रश्न है, रुधिर निर्माण कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है, और उसी से यहाँ पर थोड़ा सा मिलता जुलता ऑप्शन है हिमेटोपोइसिस। तो रुधिर निर्माण जो कहलाता है वो हो जाएगा हिमेटोपोइसिस। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, प्रतिजन हम जानते हैं प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी के विपरीत होता है, और यह एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है प्रतिजन। अगला प्रश्न है, मछलियों के हृदय में कैसा रुधिर बहता है? हम जानते हैं
मछलियों का जो हृदय है उसे वीनस हृदय कहा जाता है और वीनस हृदय में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा अशुद्ध, बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थेबेसियन वाल्व हृदय में कहाँ पाया जाता है? तो जब हमने वीडियोस पढ़े थे, मैंने परिसंचरण तंत्र का डायग्राम आपको दिखाया था पूरा, उसमें हमने देखा था कि थेबेसियन वॉल यानी त्रिवलनी कपाट जो है दायां आलिंद और दायां निलय के मध्य पाया जाता है और द्विलनी कपाट बायां आलिंद और बायां निलय के मध्य पाया जाता है। केचुए में कौन सा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है केचुए में। हृदय का कौन सा भाग सबसे मजबूत होता है? तो हमने पढ़ा है निलय जो होते हैं वो प्रेशर लगाते हैं और सबसे ज्यादा प्रेशर जो लगाएगा बायां निलय लगाता है, तो सबसे मजबूत भाग भी हो जाएगा बायां निलय। प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। तो हृदय ध्वनि जो आती है वो लबडब की आती है और लबडब हम जानते हैं वॉल्वों के बंद होने से आती है। तो प्रथम ध्वनि तो लब की आएगी और जैसे ही रक्त बायां आलिंद से बायां निलय में आता है इसको सिस्टोल कहते हैं और सिस्टोल के अंत जैसे ही पूरा रक्त बायां निलय में आएगा तो द्विवल्नी कपाट बंद हो जाता है और त्रिवल्नी कपाट भी बंद हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं लब। और सिस्टोल के अंत में जो ध्वनि आती है वो प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण धमनियों का कठोर होना क्या कहलाता है? आंसर आपका हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण होता है। मानव हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो डेटाबेस क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 5 लीटर रक्त को पंप करता है, 5 लीटर रक्त को पंप करता है आपका हृदय 1 मिनट में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ये हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पेस मेकर नियंत्रित करता है हृदय की धड़कन को, लेकिन यहाँ पर पेस मेकर को SA नोड भी कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड जिसकी फुल फॉर्म होती है। SA नोड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एवीज वर्ग का हृदय होता है। एवीज वर्ग किसको बोलते हैं दोस्तों? एवीज वर्ग जो होता है पक्षियों को कहा जाता है और पक्षियों का हृदय भी मनुष्यों के समान ही 4 कक्षीय होता है। पक्षियों का हृदय जो है 4 कक्षीय हो जाएगा, यहां पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कोष्ठीय हृदय होगा, यानी यहां पर जो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि किसका हृदय सर्वाधिक कोष्ठीय होगा, किसके हृदय में ज्यादा कक्ष पाए जाएंगे। तो ऊपर की जो 3 आपके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये तीनों रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। मगरमच्छ, सांप और छिपकली तीनों रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं और रेप्टिलिया वर्ग के जंतुओं का हृदय जो होता है वो त्रिकक्षीय होता है। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। ये रेप्टिलिया वर्ग का अपवाद है, रेप्टिलिया संघ का जो अपवाद है वो है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय, सांप और छिपकली का त्रिकक्षीय। मेंढक जो है एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर वर्ग में आता है और उभयचर वर्ग के जंतुओं का हृदय त्रिकक्षीय होता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा मगरमच्छ। कौन सी ग्रंथि रक्तदाब को नियंत्रित करती है? एड्रीनलीन ग्रंथि आपका आंसर आ जाएगा। मनुष्य हृदय में वॉल्वों का कार्य है, तो यह हमने पढ़ा था कि वॉल्वों का कार्य रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना है। 2 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वॉल्वों का जो कार्य होता है रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकना होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी WBC होती है, पहले भी आपको बताया, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट होती है और सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट होती है। निम्न कथनों में से गलत कथन को चुनिए। पहला जो ऑप्शन है, पहला कथन कहता है पल्मोनरी धमनी दायां निलय से फेफड़ों तक रक्त लेकर जाती, बिल्कुल सही, अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। सेकंड ऑप्शन है पल्मोनरी शिरा फेफड़ों से बायां आलिंद तक रक्त पहुंचाती, बिल्कुल सही है। अगला है सेमी लूनर वाल्व नीलियों और धमनियों के मध्य होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है।
और चौथा ऑप्शन है शिराओं में उच्च दाब होता है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि धमनियों में उच्च रक्तदाब होता है, शिराओं में नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत आपको दे रखा है, शिराओं में रक्तदाब उच्च नहीं होता है। सुमेलित करना है, मिलान करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो मेंढक की होती है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। सबसे छोटी जो आरबीसी होती है दोस्तों, वो कस्तूरी मृग की होती है। कस्तूरी हिरण जो होता है उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है वो हाथी की होती है, और स्तनधारियों में ही सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो कस्तूरी मृग की ही होती है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन है, दो जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। फर्स्ट में डी, सेकंड में ए, थर्ड में ब और फोर्थ में अ ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज तत्व प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? तो प्लाज्मा में हमें पता है सभी खनिज तत्व मिलते हैं, लेकिन आयरन जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अगला है कथन वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल। कथन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया तभी करता है जब इसमें आयरन फेरस अवस्था में हो, और ये हमने पढ़ा था। आयरन फेरस अवस्था में होता है तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करने में सक्षम होता है। अगर आयरन फेरिक अवस्था में यानी Fe+3 अवस्था में होता है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, और ऐसे हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी यहाँ दोनों कथन सही है, दोनों कथन आपके राइट हैं। एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? एंटीबॉडी मैंने आपको पढ़ाया था, प्लाज्मा में पाई जाती है, और एंटीजन अगर पूछा जाए तो आरबीसी में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडी जो लिम्फोसाइट बनाती है, लिम्फोसाइट किसकी कोशिका है? डब्ल्यूबीसी की कोशिका है। यानी एंटीबॉडी का निर्माण श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी में होता है। भ्रूण को पोषण देने वाली कोशिका जो है वो कौन सी है? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा, जो होती है, नाभि रज्जु भी बोलते हैं, अपरा भी बोलते हैं, भ्रूण को पोषण देती है। अगला प्रश्न है माता के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? यहां भी आप लोग याद रखेंगे IgA। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माता के दूध में IgA प्रतिरक्षी पाया जाता है। इम्यूनो ग्लोबिन एल्फा इसे कहा जाता है। फुल फॉर्म जो इसकी है, इम्यूनोग्लोबिन एल्फा जो है, ये प्रतिरक्षी आपके माता के दूध में पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन एल्फा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेमेटोपोइसिस की क्रिया कहां संपन्न होती है? हेमेटोपोइसिस हम सब जानते हैं रुधिर निर्माण को बोलते हैं, और रुधिर निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। निम्न में से कौन सी बीमारी रक्ताधान से होती है? तो ये तो हम टीवी वगैरह में देखते हैं। एड्स जो है वो असुरक्षित जो है रक्त चढ़ाने से हो जाती है। वृक्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी है। वृक्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी रीनल धमनी होती है। हमने धमनियां पढ़ी थी, कैरोटिड धमनी मस्तिष्क को, हिपेटिक धमनी लीवर को, और रीनल जो धमनी है वो वृक्क को रक्त पहुंचाती है। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसीमिया में होता है। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन की अधिकता से होता है, और इंसुलिन की जब अधिकता होती है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के स्तर को कम करने का काम करेगा, और ज्यादा ही जब इंसुलिन बढ़ जाएगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है हाइपरटेंशन में क्या होता है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है रक्तदाब बढ़ना। रक्तदाब जब बढ़ेगा तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊतक का उदाहरण है। ऊतक किसको बोलते हैं? कोशिकाओं के समूहों को। तो ऊपर की जो 3 आपके ऑप्शन यकृत, मस्तिष्क और अग्नाशय दिए हुए हैं, ये ग्रंथियों के उदाहरण हैं। ये ग्रंथियां होगी, और ग्रंथियां भी वैसे ऊतकों से ही बनी होती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर ऊतक पूछा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा रक्त। रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या होती है। आंसर हो जाएगा 5 मिलियन। स्त्रियों का अगर पूछा जाए तो 4.5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती है। तो ये थे हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पार्ट 2 मॉक टेस्ट जो था। अगला जो हमारा वीडियो होगा उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड होगा, उसकी जानकारी हम लेंगे और फिर उसके बाद उसका भी मॉक टेस्ट हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी जनरल साइंस की हो सके।